बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको खुश-आमदीद और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आने वाली वीडियोज़ देखेंगे भी, शेयर भी करेंगे और इस चैनल को पहले से आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अच्छा, जिस दिन से मैं कनाडा में आया हूँ, तो उस दिन से बहुत सारे लोग मैसेंजर पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते थे और पूछते थे कि हम कनाडा कैसे आएँगे? और साथ-साथ में कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ के हवाले से भी वो सवालात पूछते थे। मैं पूरी कोशिश करता था और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सब लोगों के सवालात के जवाबात बेहतर अंदाज़ से दे सकूँ। लेकिन कुछ सवालात बिल्कुल कॉमन नेचर के होते थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कॉमन प्लेटफ़ॉर्म बनाऊँ और उस कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे मैं सब लोगों को एजुकेट करूँ, एक अवेयरनेस दे दूँ। जितनी इन्फॉर्मेशंस मेरे पास है, जितना इल्म मुझे है चीज़ों का और मैं उन इन्फॉर्मेशन की बिना पे मैं सब लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशंस शेयर कर दूँ। सबसे पहली चीज़ इस वीडियो में मैं बात करूँगा कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ के हवाले से कि इस वक़्त कौन-कौन से पाथवेज़ अवेलेबल हैं और कौन-कौन से पाथवेज़ पर आप कनाडा में बीइंग अ परमानेंट रेज़िडेंट आप लैंड कर सकते हैं। सबसे पहले एक अहम चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कनाडा पूरी दुनिया से काबिल लोगों को, स्किलफुल लोगों को वो मंगवाती है और उन काबिल, उन स्किलफुल लोगों को, उन एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए कनाडा ने बहुत सारे इमिग्रेशन पाथवेज़ बनाए कि सर ये इमिग्रेशन पाथवे है, मैडम ये इमिग्रेशन पाथवे है, आप इस इमिग्रेशन पाथवे पे अप्लाई करें और हम आपको कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो देंगे। इस सबसे पहले एक और चीज़ जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस पे मुझे हमेशा अफ़सोस भी हुआ है और मुझे हैरत भी होती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि वकार ये बंदा मुझसे 70 लाख और 80 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है और कहता है कि मैं आपको कनाडा भेज देता हूँ और ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। मुझे अफ़सोस के सिवा उन लोगों के ऊपर मुझे कुछ नहीं होता कि हम तो खुद रिसर्च नहीं करते, हम तो खुद चीज़ें देखती नहीं है। इस वक़्त तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हैं। आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपने गूगल करना है, आप उस चीज़ की वेबसाइट पे चले जाते हो और आप सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके साथ खुली होती है। ख़ैर बात कहीं और जाएगी, लेकिन पहले बात करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ के हवाले से। इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो वर्क परमिट है। तो वर्क परमिट एक लंबी डिस्कशन है, उसको इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कैनेडियन वर्क परमिट जो है वो बिल्कुल जो आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जिस तरह सऊदीया का, जिस तरह यूएई का, जिस तरह कतर का, वैसा कुछ भी नहीं है। और जो लोग आपसे इस चीज़ के ऊपर पैसे ले रहे हैं और आपसे 70 और 80 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं, और जिस चीज़ का मुझे अफ़सोस होता है कि आप सिर्फ़ 80 और 70 लाख रुपए आप एक वर्क परमिट के लिए दे रहे हो, और उस वर्क परमिट का जिसका आपको पता भी नहीं कि कैनेडियन वर्क परमिट क्या चीज़ होती है, कौन-सी बला का नाम है। इस चीज़ के ऊपर वर्क परमिट एक बड़ी लंबी डिस्कशन है, तो उसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ़ आपके साथ कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ के हवाले से बात करता हूँ कि कौन-कौन सी कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ है। अगर आप उन कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज़ पे अप्लाई करते हो, तो आप कनाडा के परमानेंट रेज़िडेंट बन जाते हो। इसमें अहम चीज़ जो है वो मैं आपको ये बताऊँ कि जो इमिग्रेशन प्रोसीजर होता है या इमिग्रेशन प्रोसेस होता है, इट्स एक्सट्रीमली ईज़ी। इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि आप कहते हो कि मैं नहीं कर सकता या ये बहुत मुश्किल प्रोसीजर है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इमिग्रेशन इस तरह के आपने फॉर्म्स फिल करने हैं, जिस तरह के फिलिंग द ब्लैंक्स हम एग्ज़ाम्स में फिल करते थे। जब हम एग्ज़ाम्स देते थे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स में, और उसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स वाला एमसीक्यूज़ वाला पेपर होता था। तो वहाँ एक सवाल पूछा होता है और आप उस सवाल का रिलेवेंट सा शॉर्ट सा आंसर देते हो। सिमिलर जो है वो इमिग्रेशन के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, कैनेडियन इमिग्रेशंस की मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, तो वो बिल्कुल वैसी ही फॉर्म्स है। वो उन्होंने आपसे कोई चीज पूछा है और आपने बड़ा रिलेवेंट सा जवाब जो उसका देना है। अच्छा, इमिग्रेशन पाथवेज के ऊपर आते हैं, तो इस वक्त कैनेडियन की दो किस्म के इमिग्रेशन पाथवेज है जो मेजर है। एक ये एक फेडरल है, एक प्रोविंशियल है। फेडरल ऐसा है कि पूरी कनाडा में अगर आप उस पाथवे पे कनाडा आते हो, तो आप कनाडा के या उस पाथवे पे आप अप्लाई करते हो, तो आप कनाडा की किसी भी प्रोविंस में सेटल हो सकते हो। और एक प्रोविंशियल प्रोग्राम होते हैं, हर प्रोविंस का अपना अपना प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम पे आप आते हो तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मेरी इलम के मुताबिक आपने उस प्रोविंस में ही रहना है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोविंशियल प्रोग्राम्स के हवाले से, जो कि प्रोविंशियल पाथवेज है कनाडा में आने के लिए। कनाडा के टोटल 10 प्रोविंसेस है और 3 टेरिटरीज है।
अब टेरिटरीज़ का मैं आपको कैसे समझाऊँ, यहाँ टेरिटरीज़ का क्या मतलब होता है? जिस तरह हमारे कबायली अज़ला है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह हमारे फाटा था, कबायली अज़ला थे जो कि फेडरल से डायरेक्टली एडमिनिस्टर होते थे, तो सिमिलरली यहाँ का टेरिटरी का एग्ज़ाम्पल आप भी ले लें और 10 प्रोविंसेस हैं। अब हर प्रोविंसेस की अपनी ज़रूरियात है और मैंने आपको बताया ये चीज़ वीडियो के शुरू में कि कनाडा पूरी दुनिया से टैलेंट जो है वो लेके आना चाहती है कि पूरी दुनिया से टैलेंट जो है वो कनाडा आ जाए। अब 10 प्रोविंसेस है तो हर प्रोविंस की अपनी ही कुछ ज़रूरियात है। एक प्रोविंस को डॉक्टर चाहिए, दूसरी प्रोविंस को लॉयर चाहिए, तीसरी प्रोविंस को फॉर एग्जांपल मैकेनिक चाहिए, किसी और प्रोविंस को कारपेंटर चाहिए, किसी और प्रोविंस को क्या चाहिए, किसी और प्रोविंस को लाइक टीचर चाहिए, किसी और प्रोविंस को इंजीनियर चाहिए, किसी और प्रोविंस को मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। हर प्रोविंस की अपनी-अपनी ज़रूरियात है और उन ज़रूरियात की बिना पर उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया जिसको प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल नोवा स्कॉशिया का प्रोग्राम है नोवा स्कॉशिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अल्बर्टा का प्रोग्राम है अल्बर्टा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। अब आपने कनाडा आना है और आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप बजाय ये कि आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, बल्कि खुद लैपटॉप उठाएँ, कंप्यूटर के सामने बैठ जाएँ और खुद टाइप करें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम अल्बर्टा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, नोवा स्कॉशिया, उसमें देख लीजिए कि आपको अगर आप प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम नोवा स्कॉशिया ओपन करते, तो फिर उसमें आपको कैटेगरीज़ मिल जाएँगी कि ये उसमें अपनी उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब इस कैटेगरी में जो लोग फूड इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल काम करते हैं, वो आ सकते हैं। इस प्रोग्राम में जो कि हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं वो आ सकते हैं। तो इस तरह हर प्रोविंस के अपने-अपने प्रोग्राम है। सो द फर्स्ट पाथवे इज़ प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ बताई, अब आपने खुद इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा, मैं ओपन करूँगा, मैं बताऊँगा सर ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, प्रोविंशियल नॉमिनी में फिर आप आपकी ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, पुलाव के लिए ये कैटेगरी है, पुलाव के लिए ये कैटेगरी, तो ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक और चीज़ सोची कि इस वीडियो के बाद मैं दोबारा दूसरी वीडियोज़ बनाऊँगा और उन वीडियोज़ में मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, अल्बर्टा का ये है, नोवा स्कॉशिया का ये है। मैं फॉर्म्स फिल करने की भी कोशिश करूँगा। इसके साथ दूसरा जो इमिग्रेशन पाथवे है, वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कनाडा के वो 4 प्रोविंसेस जो कि अटलांटिक प्रोविंसेस कहे जाते हैं, जैसे नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रंसविक, पीआई, तो ये अटलांटिक प्रोविंसेस हैं। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम बनाया अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम और ये भी एक फेडरल प्रोग्राम है। तो इन अटलांटिक प्रोविंसेस को कुछ लोग चाहिए और उन लोगों को लाने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया जिसको अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम कहते हैं। एआईपी एआईपी की अपनी क्वालिफिकेशंस है, उसकी अपनी एलिजिबिलिटी के लिए अपनी एक क्राइटेरिया है। तो अब आपने गूगल करना है और एआईपी को सर्च करना है कि क्या आपके पास वो सारी क्वालिफिकेशंस जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इसमें एक चीज़ और भी है कि आपके पास ऑफर लेटर होना चाहिए कनाडा से। आप कनाडा के किसी एम्प्लॉयर से आपके पास एक ऑफर लेटर भी आपको चाहिए होते हैं। तो उसके लिए आप कनाडा में पहले जॉब ढूँढते हो, जब आपको जॉब मिल जाता है तब आप अप्लाई करते हो और आपका अप्लाई एक एंडोर्समेंट लेटर आपको देता है। तो एक प्रोसेस है। आप खुद जब वेबसाइट के ऊपर जाएँगे, आप देखेंगे, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ एक और प्रोग्राम है जो कि फेडरल प्रोग्राम है, उसको हम एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। इस वक़्त कनाडा में आप जितनी भी इमिग्रेंट्स को देखते हैं, चाहे पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, दुनिया की किसी भी मुल्क से हो, ये सारे लोग मोस्टली इनमें से सारे लोग ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आते हैं और ये इसके थ्रू भी स्किलफुल लोग आते हैं। आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप किसी भी फील्ड में अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और आप देखते हैं, आप अप्लाई करते हो और कनाडा की गवर्नमेंट आपको फिर बुलाती है और आप बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट कनाडा में मूव होते हो। इसके साथ एक और प्रोग्राम भी है जो कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो स्टार्टअप वीज़ा का प्रोग्राम है। आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करें, कनाडा में बिज़नेस बनाएँ, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं जिसको स्टार्टअप वीज़ा का प्रोग्राम कहते हैं। हर प्रोविंस का अपना है, फॉर एग्जांपल नोवा स्कॉशिया का अपना है, अल्बर्टा का अपना है, उसके थ्रू भी आप कनाडा में लैंड कर सकते हो। ये बात मैं यहाँ पे बताऊँ कि कनाडा अब पाकिस्तान के साथ कनाडा को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में थोड़ा-सा। देखिए पाकिस्तान में अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ जाता है, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी अफ़सरशाही उनके लिए कितनी मुश्किलात जो है वो खड़े कर देते हैं, कितने हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स उनके रास्ते में लेके आते हैं। लेकिन उसका एग्ज़ाम्पल आप कनाडा के साथ कर लें, उनके कंपेयर कनाडा के साथ कर लें। अगर एक बंदा पाकिस्तान से एक बंदा कहते हैं कि जी मैंने कनाडा जाना है और मैंने कनाडा में इन्वेस्टमेंट करना है। अब इन्वेस्टमेंट का हर प्रोविंस के लिए अपना है। स्टार्टअप वीज़ा कनाडा आप टाइप करेंगे तो आपको आ जाएगा।
नोवा स्कोशिया का अपना है, मैनिटोबा का अपना है, अल्बर्टा का अपना है, और उसपे फिर एक सर्टेन थ्रेशोल्ड है कि इतने-इतने अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपने वो अमाउंट भी दिखाना होता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोविंस का जो है वो कहते हैं कि आपके पास 5 करोड़ रुपए होने चाहिए पाकिस्तानी, और आपने ये इन्वेस्ट करना है मैनिटोबा में। तो एक क्राइटेरिया, लेकिन इस सब चीज़ों से हटकर मैं एक और चीज़ बताऊँ, अगर एक इन्वेस्टर आता है कनाडा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो कनाडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे सेटलमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई है। इवन इवन अगर आप किसी भी प्रोग्राम के तहत आप कनाडा आते हो, आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो, तो कनेडियंस आपके लिए मुश्किलात नहीं बनाते, बल्कि इनकी सेटलमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस है गवर्नमेंट के, जो कि आपको जॉब ढूंढना भी सिखाते हैं कि आपने जॉब किस तरह ढूंढना है, आपकी ट्रेनिंग्स का भी बताते हैं, ग्रांट्स का भी आपको बताते हैं, अगर आपने एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो उसके हवाले से भी आपको गाइड करते हैं। तो स्टार्टअप वीज़ा का एक प्रोग्राम है, अगर आपके पास पैसे हैं और आप चाहते हैं कि मैं कनाडा चला जाऊँ और कनाडा में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो स्टार्टअप वीज़ा का प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के साथ आप पूरी फैमिली के साथ कनाडा में बीइंग अ परमानेंट रेज़िडेंट लैंड कर सकते हो। जितने भी प्रोग्राम्स का मैंने बताया, एआईपी, पीएनपी और एक्सप्रेस एंट्री, तो इन तीनों प्रोग्रामों के तहत आप विद फैमिली आप कनाडा में आ सकते हो। एक और प्रोग्राम था, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम था कनाडा का। तो अभी वो प्रोग्राम मेरे ख्याल में मई 2025 में वो क्लोज हो गया। जिन लोगों ने एप्लीकेशंस सबमिट की थी, उनके एप्लीकेशंस तो डेफिनेटली एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगे, लेकिन फर्दर वो एप्लीकेशंस जो है वो नहीं ले रही। तो ये एक प्रोग्राम था एग्री फूड, जो कि अभी बंद हो गया। पायलट प्रोग्राम था, वो सिर्फ देख रहे थे। पायलट का आपको पता है कि पायलट का मतलब क्या होता है। एक प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया, हम देखते हैं कि इसके क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या फायदा होता है इससे हमें। अच्छा, इसके साथ एक स्टूडेंट वीज़ा का, जो कि मेरी बहुत सारी कोलीग्स, मैं सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप कनाडा के अंदर देखें कि आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाए। आप स्कॉलरशिप्स पे कनाडा आ जाएँ, या आप देखें कि आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप कनाडा आ जाएँ। ये भी एक बेस्ट वे है कनाडा में आने के लिए, और सबसे बेस्ट वे, अगर आप ये पीएनपी, एआईपी, एक्सप्रेस एंट्री पे आते हो, तो मैं थोड़ा-सा रिकमेंड करूँगा कि आप बीइंग अ स्टूडेंट कनाडा में आ जाएँ। बीइंग अ स्टूडेंट कनाडा में, जो कि मेरी नज़र में नुकसानात भी है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नुकसानात भी है, लेकिन मेरी नज़र में उसके फ़ायदा भी है। आप कनाडा बीइंग अ स्टूडेंट आ जाते हो, स्पेशली स्कॉलरशिप्स लेके, कोई ग्रांट लेके आप कनाडा आ जाते हो, तो आप पढ़ते भी हो, साथ में जब आप ग्रेजुएट होते हो तो आपके रिज़्यूमे पे कनेडियन एजुकेशन होता है, पार्ट टाइम या को-ऑप आप करते हो तो आपके पास कनेडियन एक्सपीरियंस भी आ जाता है, तो फिर आपको प्रेफ़रेंस शुरू हो जाती है, और बाद में आपको सिटीज़नशिप के लिए वो जो प्रोसीजर है, कुछ स्टेप्स होते हैं, जिस तरह अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो आपको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। एक पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलता है। तो वर्क परमिट एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन है, और जिस जिस वर्क परमिट के लिए बहुत सारे एजेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, सवात के अंदर, पेशावर के अंदर, मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं कि ये कनाडा का वर्क परमिट, कनाडा का वर्क परमिट, तो खुदा खुदा के लिए कनाडा का वर्क परमिट ऐसा नहीं होता जिस तरह आप लोगों के ज़हनों में है। और दूसरी बात, कनाडा में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ज़हन में ये बात हो कि मैं 70-80 लाख रुपए देके मैं कनाडा चला जाऊँगा और मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप आओगे, आपने स्टार्ट टिम हॉर्टन से करना है, आपने स्टार्ट सबवे से करना है, और इनिशियल जो 2-3 साल होते हैं, ये इंतहाई मुश्किल होते हैं, इंतहाई। फिर अगर आप वर्क परमिट पे, अगर आप कोई पीआर पे आ जाते हो, तो ठीक है, आप 2 साल, 3 साल तो तकलीफ से गुज़ार लोगे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएँगी। लेकिन जो बंदा वर्क परमिट पे आया 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 होता है, उस बेचारे का क्या होगा 2-3 साल के बाद? तो हाँ, आप आना चाहते हो, आपका इतना शौक है, तो फिर स्टार्टअप वीज़ा पे आ जाओ, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। अगर आप 80 लाख रुपए किसी एजेंट को देते हो, तो थोड़ा और पैसे इकट्ठा करके स्टार्टअप वीज़ा पे अप्लाई करो, कनाडा में इन्वेस्टमेंट करो, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो डॉलर्स में ही कमाओगे। लेकिन आप एक एजेंट को, अब मैं एजेंट्स के ऊपर भी बात करूँगा, रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी होते हैं। स्वात के अंदर में आई थिंक मैं किसी को नहीं जानता, पेशावर में शायद होंगे, इस्लामाबाद में शायद होंगे, लाहौर में शायद होंगे, तो बहुत सारे हमारे साथ रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं। आप उनके थ्रू भी अप्लाई करें, लेकिन इमिग्रेशन प्रोसेस इतना आसान है, इतना सिंपल है कि बजाय ये कि आप मेरी मेरी नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जितना मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, कि आप खुद पहली चीज़ों के ऊपर रिसर्च करें। बजाय ये कि अगर आप किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से मिलने के लिए आप लाहौर और इस्लामाबाद जा सकते हैं, सो व्हाई नॉट आप खुद लैपटॉप खोलें और आप खुद चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च करें।
मैंने आपको सिर्फ़ कुछ पाथवेज़ बताए। सबसे पहले पाथवे जो है वो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है। कनाडा के जितने भी प्रोविंस हैं, उनकी प्रोविंशियल नॉमिनीज़ प्रोग्राम है। दूसरा मैंने आपको बताया एआईपी। एआईपी की ज़रिए भी आप कनाडा में लैंड कर सकते हो। तीसरा मैंने आपको बताया एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री भी एक प्रोग्राम है, आप इसके थ्रू भी कनाडा आ सकते हो। अब ये चीज़ें मैंने आपको बताई, अब आपने गूगल करना है, आपने खुद रिसर्च करना है और इंशाअल्लाह ताला अगर मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सिर्फ़ एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर बात करूँगा। मैं जो तीसरी वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एआईपी के ऊपर बात करूँगा, फिर मैं पीएनपी के ऊपर बात करूँगा। वर्क परमिट्स के ऊपर मैं तफ़सील से वीडियो बनाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि वर्क परमिट क्या होता है, वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और ये वर्क परमिट जो आपके ज़हनों में है कि वर्क परमिट बेसिकली वर्क परमिट होता क्या चीज़ है? और साथ-साथ में मैं ये भी चीज़ आपको बताऊँगा कनाडा में जॉब्स का क्या सीन है आजकल और आप कनाडा में तो आ जाते हो, लेकिन फिर आपकी ज़िंदगी कैसी होती है यहाँ पे? और इस ज़िंदगी को मैं पाकिस्तान के साथ भी कंपेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में और अ, आपको खुद इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमारी ज़िंदगी पाकिस्तान में कैसी है और कनाडा की ज़िंदगी कैसी होती है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिसके ज़िम्मेदार लोग इस वक़्त ये पॉलिटिशियंस हैं, जो कि मैट्रिक फ़ेल होते हैं, एफए फ़ेल होते हैं, इनके वो बेटे आपको पता है कि रईसों के बिगड़े हुए बेटे और वो आके फिर हमारे ऊपर रूलिंग करते हैं, तो पाकिस्तान की ये हालात तो होगी ही होगी। अच्छा, आखिर में मैं आप सबको एक बात बताऊं कि बजाय कि आप एक्स वाई जेड ए बी सी से पूछे कि मैंने कनाडा जाना है और मेरे लिए अप्लाई कर दे, तो किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद आपका लैपटॉप मौजूद है, आपके पास खुद आपका कंप्यूटर मौजूद है। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम आपका मोबाइल आपके साथ मौजूद है। और अगर कोई भी आपका अच्छा दोस्त नहीं है तो इस वक्त तो चैट जीपीटी तकरीबन सबका दोस्त बना हुआ है, तो आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं। वो बहुत अच्छा बंदा है, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कि मैंने कनाडा जाना है। और आई थिंक चैट जीपीटी को हम सबको हम सबका जो भी चैट जीपीटी है वो हम सबको जानता है बेहतर तरीके से। हम सबको जानते हैं हमारा प्रोफेशन क्या है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, तो वो आप सबको भी जानता है। तो आप चैट जीपीटी से डिस्कस कर सकते हैं और वो भी आपको इस चीज में हेल्प कर सकता है। लेकिन 100% आपने चैट जीपीटी के ऊपर रिलाई नहीं करना। आखिर में इस वीडियो के मैं आपको ये बताऊं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की या मैं शेयर करूंगा मुस्तकबिल में आने वाले दिनों में, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरी इलम के मुताबिक होंगे। फिर भी आपने कैनेडियन वेबसाइट्स को डबल चेक करना होगा और किसी रेगुलेटेड या लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आपने जरूर एडवाइस लेना है। 100% मेरी इंफॉर्मेशन पे आपने रिलाई नहीं करना। इसके साथ मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ना सिर्फ ये कि कैनेडियन इमिग्रेशन पाथवेज में डिटेल से बताऊंगा कि अभी तो मैंने सिर्फ आपको कुछ इमिग्रेशन पाथवेज बताए कि एक्सप्रेस एंट्री है, पीएनपी है, एआईपी है, ये सारी चीजें। लेकिन आने वाली वीडियोस में मैं एक एक को इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक एक को आपको समझा भी सकूं कि किस तरह आपने अप्लाई करने हैं, क्या क्या आपने करना है, किस तरह होता है। विजिट वीजा के ऊपर भी मैं इंशाअल्लाह तफसील से बात करूंगा कि विजिट वीजा कैसे होते हैं और क्या होते हैं और आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और अगर कहीं आपकी जहन में ये गलत फहमी है कि मैं कनाडा विजिट वीजा पे आऊंगा और एसाइलम फाइल करूंगा और मैं कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट बन जाऊंगा और वहां पे मेरी बहुत अच्छी जिंदगी पाकिस्तान में गुजर रही है, वो छोड़ के मैं ये सारी चीजें करूंगा, तो इसके ऊपर भी मैं आप सबके साथ इंशाअल्लाह ताला बात करूंगा। वीडियो के आखिर में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो यूट्यूब चैनल है ये आप सब सब्सक्राइब भी करें, इसको फॉलो भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस है वो आप सबके लिए बहुत मुफीद और बहुत मुफीद साबित होने वाली है। इसके अलावा ना सिर्फ मैं इमिग्रेशन पाथवेज के ऊपर बात करूंगा बल्कि बहुत सारी ऐसी चीज अपने एक्सपीरियंस कैनेडियन मेरे जो कनाडा की एक्सपीरियंस है उसको वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तानियों के लिए जितना मेरे पास लीगल नॉलेज है और मैं चाहता था कि ये बेसिक जो चीजें है जो कि हर पाकिस्तानी को पता होना चाहिए, उन चीज़ों के ऊपर, उन लीगल थिंग्स के ऊपर भी मैं आप सबके लिए वीडियोस बनाऊंगा और मैं आप सबको बताऊंगा कि ये चीज़ें आप सबको पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैंने कनाडा में आके सीखी। इंटरव्यूज प्रिपरेशन के ऊपर मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आपने यहाँ जॉब अप्लाई करना है, डेफिनेटली आपका होगा इंटरव्यू। जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू आपने किस तरीके से देना है, तो इंटरव्यूज के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप कनाडा
जाते हो, आप जापान जाते हो, आप चाइना जाते हो, आप यूएस जाते हो, तो यहाँ पे आपने किस तरह बात करना है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ क्या है? ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैंने पाकिस्तान में या कनाडा में डॉलर्स खर्च की, मैंने सीख ली, तो मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें फ्री में शेयर करूँगा और इसके बदले आप सबने मेरे लिए दुआ करना है, मेरी अच्छी सेहत के लिए और मेरी कामयाबी के लिए आप सबने दुआ करना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे एक-एक चीज़ के ऊपर तफसील से।